प्रिय विद्यार्थियों, पुनः आपका ऑनलाइन क्लास में एक बार स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है मोहम्मद गोरी। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करने के लिए आता है। मोहम्मद गोरी जो है वो सहगनी वंश का था। सहगनी वंश का था और गौर प्रदेश का निवासी था। मोहम्मद गजनवी का आक्रमण करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो यहाँ से धन संपदा प्राप्त करना था, यानी पैसे प्राप्त करना था, लूटमार करना था। जबकि मोहम्मद गोरी जो आक्रमण करता है उसका सबसे प्रमुख जो उद्देश्य था वो था यहाँ पे साम्राज्य विस्तार करना, अर्थात एक अपना विस्तृत भूभाग स्थापित करना या उसको हड़पना था। तो गौर प्रदेश की बात करें तो गौर प्रदेश जो है वो गजनी और हेरात के मध्य का प्रदेश था और ये दोनों ही क्षेत्र अफगानिस्तान में स्थित है। दोनों ही क्षेत्र अफगानिस्तान में स्थित है और मोहम्मद गोरी एक ऐसा पहला शासक था जिसके सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं की आकृति मिलती है या प्रतीक चिन्ह के रूप में हिंदी देवी देवताओं को उन्होंने चुना। ये पहला ऐसा जो है मुस्लिम शासक था जिसके सिक्कों पर हमें ऐसी आकृति प्राप्त होती है। तो मोहम्मद गोरी का उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार करना और साम्राज्य विस्तार करने के लिए युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो हम बात करें कि मोहम्मद गोरी अपना पहला आक्रमण कब और कहां पे करता है, तो उससे पहले हम देखेंगे कि उस उत्तरी भारत की यदि हम बात करें तो उस समय भारत में दो मुस्लिम राज्य थे, मुल्तान और पंजाब। तो सबसे पहला आक्रमण मुल्तान पर करता है 1175 ईस्वी में। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी मुल्तान पर आक्रमण करता है और बड़ी ही सफलता के साथ मुल्तान पर अधिकार कर लेता है, जो इसकी पहली और महत्वपूर्ण विजय थी। मुल्तान पर अधिकार करने के पश्चात ये भारत के दूसरे क्षेत्रों पर अधिकार करने का प्रयास करता है और गुजरात पर आक्रमण करता है। गुजरात पर 1178 ईस्वी में आक्रमण करता है। इस समय यहां का जो शासक था उसका नाम था भीमदित्य, जिसे मूलराजदित्य भी कहा जाता है। भीमदित्य या मूलराजदित्य गुजरात का शासक था और मोहम्मद गोरी 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण करता है। इन दोनों के मध्य जो युद्ध होता है उस युद्ध को आबू का युद्ध या कायतरा का युद्ध या अहिनलवाड़ के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में भीमदित्य गुजरात की सेना का नेतृत्व करता है या गुजरात का जो शासक था वो भीमदित्य था, लेकिन ये अल्प आयु का था, यानी कि छोटी उम्र का था। तो छोटी उम्र का होने के कारण अपनी माता नायका देवी, भीमदित्य की माता का नाम नायका देवी था, तो नायका देवी के संरक्षण में ये मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध लड़ता है और ये पहला युद्ध था जिसमें मोहम्मद गोरी पराजय का सामना करता है और इस युद्ध में भीमदित्य विजय प्राप्त कर लेता है और मोहम्मद गोरी की पराजय हो जाती है।
तो ये तो थे दो युद्ध, जिसमें पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी विजय प्राप्त करता है और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय हो जाती है। अब बात करते हैं मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। तो मोहम्मद गोरी का परिचय हमने देख लिया है कि मोहम्मद गोरी गौर प्रदेश का निवासी था और इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। सबसे पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में करता है और गोलन के दर्रे से ये भारत में प्रवेश करता है। बात करें पृथ्वीराज चौहान की, तो पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश का राजपूत शासक था और राजपूताना जो क्षेत्र है वर्तमान में जिसे आप अजमेर के रूप में जानते हो, पहले अजमेर के रूप में जानते थे, वो इनकी राजधानी थी। इस प्रदेश को सपादलक्ष भी कहा जाता था, सपादलक्ष, यानी लगभग इसके अधीन 1.25 लाख गांव आते थे और यही इनकी राजधानी थी। 1178 ईस्वी में शासन बना था पृथ्वीराज चौहान और 1192 ईस्वी तक इसने शासन किया और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो राजवंश का राजपूत जाति का पृथ्वीराज चौहान जो है एक महत्वपूर्ण राजा था, शक्तिशाली शासक था, वीर योद्धा था। और इन दोनों के मध्य संघर्ष के क्या कारण बनते हैं, कैसे युद्ध होते हैं और कौन युद्ध में विजय प्राप्त करता है। तो मोहम्मद गोरी जो है सबसे पहला आक्रमण 1189 ईस्वी में करता है। 1189 ईस्वी में बठिंडा पर आक्रमण करता है। बठिंडा क्षेत्र जो था वो पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य के अधीन क्षेत्र था। यहां इसका सेनापति कहें या फिर इसका प्रतिनिधि कहें, बठिंडा में शासन संचालित कर रहा था। मोहम्मद गोरी 1189 ईस्वी में आक्रमण कर देता है और इस क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के पश्चात, यानी गोरी की इस क्षेत्र पर विजय हो जाती है। गोरी इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के पश्चात अपना प्रतिनिधि जियाउद्दीन तुलाकी को नियुक्त करता है। अपना प्रतिनिधि जियाउद्दीन तुलाकी को बठिंडा का क्षेत्र सौंप देता है मोहम्मद गोरी। यानी मोहम्मद गोरी ने पहले आक्रमण करके शत्रुता की शुरुआत करी इसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ, यानी दुश्मनी मोल ले ली। अब पृथ्वीराज चौहान भी एक वीर योद्धा था, हार स्वीकार करने वाला नहीं था। दोनों के मध्य 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में एक प्रसिद्ध युद्ध होता है जिसे तराइन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो था, इसकी सेनापति जो था उसका नाम था गोविंद राव, जिसे खंडेराव के नाम से भी जाना जाता है। तो गोविंद राव या खंडेराव सेनापतित्व करता है, सेना का नेतृत्व करता है पृथ्वीराज चौहान की सेना, और मोहम्मद गोरी स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा था। इधर ये गोविंद राव या खंडेराव जो था, ये भी एक कुशल सेनापति था और युद्ध की विभिन्न कलाओं को जानता था। तो निश्चित सी बात है कि इतनी आसानी से पराजित होने वाले योद्धा नहीं थे। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को तराइन के प्रथम युद्ध में, ये तराइन के प्रथम युद्ध था, तो तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित कर देता है और घायल अवस्था में मोहम्मद गोरी भागने का प्रयास करता है और एक खिलजी सैनिक, खिलजी वंश का एक सैनिक था, तो खिलजी वंश की सैनिक की सहायता से या इसकी मदद से जो है वो मोहम्मद गोरी सुरक्षित स्थान पर पहुंचता है। यही व्यक्ति जो है
इसको संरक्षण देता है या बचा करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाता है और मोहम्मद गोरी जो है अपने आप को बचा लेता है। और गोविंदराव खंडेराव की सबसे बड़ी भूल इस युद्ध में ये थी कि इन लोगों ने इनका पीछा नहीं किया। यदि मोहम्मद गोरी को तराइन के प्रथम युद्ध में ही मार देते या एकदम से अध्यस्त कर देते तो शायद मोहम्मद गोरी दोबारा आक्रमण करने के लिए नहीं आता। लेकिन पृथ्वीराज चौहान कहें या फिर इसके सेनापति कहें, इनकी सबसे बड़ी राजपूतों की सबसे बड़ी भूल ये हुई कि मोहम्मद गोरी को जिंदा वापस जाने दिया। तो प्रथम युद्ध का परिणाम सीधा सीधा यही निकला कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजेता था और मोहम्मद गोरी पराजय का सामना करता है। तो मोहम्मद गोरी को यह पता चल गया कि वास्तव में पृथ्वीराज चौहान कहें या राजपूत योद्धा कहें कितने शक्तिशाली हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें अब अगले युद्ध की रणनीति तैयार करनी है। तो गोरी तो अपनी पराजय को स्वीकार करते हुए नए युद्ध की जो है वो पूर्ण तैयारी में लग जाता है और इधर पृथ्वीराज चौहान जो है भोग विलासिता में डूब जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने यह महसूस किया कि मुझे पराजित करने वाला अब कोई नहीं है और यही इसकी जो है वो सबसे बड़ी भूल थी। तो एक साल बाद पुनः मोहम्मद गोरी तराइन के मैदान में आ जाता है। तो तराइन का सेकंड युद्ध होता है। तराइन के मैदान में आने के पश्चात पृथ्वीराज चौहान संदेश भिजवाता है कि तेरे को पहले युद्ध में तो हमने पराजित किया था और अब तू चाहता है कि तेरे प्राण सुरक्षित रहें तो वापस चला जा, वरना हम युद्ध करने के लिए आएंगे तो अब की बार तेरे को जिंदा नहीं जाने देंगे। लेकिन मोहम्मद गोरी ने भी कहा कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं और इस बात का जवाब हम रण क्षेत्र में ही देंगे। तो ऐसी स्थिति में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से युद्ध लड़ने के लिए आ जाता है और मोहम्मद गोरी पुनः एक संदेश भिजवाता है पृथ्वीराज चौहान के पास कि मैं आपसे युद्ध नहीं लड़ना चाहता हूं, मैं आपसे युद्ध नहीं लड़ना चाहता हूं, बल्कि मैं अपने बड़े भाई के कहने पे यहाँ पे आया हूँ और मैं उनसे संवाद करता हूँ, पत्र व्यवहार करता हूँ। जैसे उनकी अनुमति मिलती है तो मैं आपसे संधि कर लूंगा, तब तक के लिए मैं आपका मित्र हूँ। तो पृथ्वीराज चौहान को युद्ध के मैदान में धोखे में रखता है मोहम्मद गोरी। जब सोई हुई सेना थी और सवेरे सवेरे अचानक मोहम्मद गोरी चालाकी से जो है ना आक्रमण कर देता है तो पृथ्वीराज चौहान की जो सेना है वो अपने आप को संभाल नहीं पाती है, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान की सेना जो है वो पराजित हो जाती है और भागते हुए सैनिक मारे जाते हैं। और पृथ्वीराज चौहान का जो प्रसिद्ध जो सेनापति था जिसका नाम था गोविंदराव, रण क्षेत्र में मारा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि पृथ्वीराज चौहान पराजित क्यों हुआ, क्या वजह थी? तो वजह की हम बात करें, पृथ्वीराज चौहान की कुछ नीतियां इस प्रकार की रही कि इसने अनेक राजाओं से दुश्मनी मोल ली, जिसकी वजह से युद्ध के समय इसका किसी राजपूत योद्धा ने सहयोग नहीं किया। कनौज की बात करें तो कनौज के शासक जो जयचंद गढ़वाल थे की पुत्री से पृथ्वीराज चौहान ने सहयोगिता से विवाह किया था, जिस कारण वो इससे नाराज थे क्योंकि उसकी सहमति से इसके साथ विवाह नहीं हुआ था। तो उसने इसलिए सहयोग नहीं किया। गुजरात के शासक से भी जो है उसकी दुश्मनी थी। इस वजह से मोहम्मद गोरी जो है ये अकेला पड़ जाता है रण क्षेत्र में और पृथ्वीराज चौहान को आसानी से पराजित कर देते हैं। तो ये पृथ्वीराज चौहान की पराजय का मूल कारण है। अब पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया है और राजपूताना जो क्षेत्र है उस पर मोहम्मद गोरी का अधिकार हो जाता है। मोहम्मद गोरी जो है वो भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ये पहला राजा था जो साम्राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से भारत आता है और अपना एक साम्राज्य स्थापित करने में सफलता भी अर्जित करता है। मोहम्मद गोरी के अंतिम युद्ध की यदि हम बात करें तो अंतिम युद्ध जो है चंदनवाड़ा का युद्ध था। जो 1194 ईस्वी में हुआ। ये युद्ध मोहम्मद गोरी
और कन्नौज का राजा था जयचंद गढ़वाल, ये भी राजपूत था, गढ़वाल वंश का था। दोनों के मध्य युद्ध होता है और इस युद्ध में जयचंद गढ़वाल की पराजय हो जाती है, क्योंकि जयचंद गढ़वाल भी युद्ध में अकेला पड़ जाता है, इसका सहयोग करने वाला भी कोई नहीं था। जिस तरह पृथ्वीराज चौहान युद्ध में अकेला पड़ गया था, ठीक उसी प्रकार जयचंद गढ़वाल भी युद्ध में अकेला पड़ जाता है, जिसके कारण इसकी पराजय हो जाती है। तो इस तरह मोहम्मद गौरी भारत के अधिकांश भूभाग पर अधिकार कर लेता है और एक नए वंश की स्थापना का जो है सूत्रपात होता है, जिसे आप दास वंश के रूप में जानते हो, मामूलक वंश के रूप में जानते हो। तो अब हम बात करें मोहम्मद गौरी के दरबारी विद्वानों की, तो हसन निजामी और फख्र-ए-मुनवीर, ये दो प्रसिद्ध दरबारी विद्वान थे। हसन निजामी ने किताब लिखी थी, जिसका नाम था ताजुल मासिर, और फख्र-ए-मुनवीर ने लिखी थी अदाबुल हर्ष, अदाबुल हर्ष। तो इन दोनों ही पुस्तक से हमें मोहम्मद गौरी के विजय अभियानों और यहाँ पे किस तरह वो अपने साम्राज्य की स्थापना करता है के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। मोहम्मद गौरी के संरक्षण में हसन निजामी और फख्र-ए-मुनवीर ने ताजुल मासिर और अदाबुल हर्ष नामक प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की, और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी मृत्यु हो जाती है। सिंध के पास एक दमियत नामक स्थान है, तो वहां पे इसकी मृत्यु हो जाती है मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी के समय जो शासन का संचालन होता है वो लाहौर से होता है। लाहौर को राजधानी बनाते हुए मोहम्मद गौरी का प्रशासन संचालित होता था। इसके बाद इसकी मृत्यु के पश्चात राजधानी दिल्ली बन गई थी, लेकिन लाहौर से ही प्रशासन संचालित हुआ था। और थोड़े समय पश्चात, यानी इसके बाद तीसरा जो राजा आया जिसका नाम था इल्तुतमिश, तो उसके समय दिल्ली से जो है वो शासन प्रारंभ हुआ, यानी दिल्ली को राजधानी मानते हुए शासन प्रारंभ हुआ। तो मोहम्मद गौरी का विजय अभियान हमने देखा, मोहम्मद गौरी का परिचय हमने देखा, और उसके दरबारी विद्वान हमने देखे, इसकी कार्य प्रणाली हमने देखी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।